नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में स्वागत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जेवर से आए किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स परियोजना के लिए अपनी जमीन देने वाले 172 किसान मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ पहुंचे ये किसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करने आए हैं और मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में किसानों ने संवाद के साथ उनके योगदान की सराहना भी की जा रही है। इन 172 किसानों में 20 महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास और एयरपोर्ट परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसानों का कहना है कि ये जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से क्षेत्र के विकास, रोजगार और निवेश के नए अवसर खोलेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी अपना स्थान ले लें, अपने स्थान पर बैठ जाएं। मंच पर स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय विधायक जेवर श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन विभाग श्री आर.के. सिंह जी, स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो एयरलाइंस और श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी करें। स्वागत, अभिनंदन आपका। मैं अनुरोध करूंगी श्री दीपक कुमार जी से, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन और आईआईडीसी से, कि माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगी श्री आर.के. सिंह जी, सीईओ येडा के मंचासीन। अब मैं निवेदन करूंगा उन किसान भाइयों से जो एक मोमेंटो लाएं बनवाकर महाराज के लिए, वो भी मंच पर आ जाएं। बलभद्र जी, मनवीर सिंह खटीक जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, कलुआ सैफी जी, हजारी बघेल जी, और सब लाइन से खड़े हो जाएंगे, एक आदमी देगा बस। पूरन सिंह कोरी जी, करनेश जी, महिपाल सिंह जाटव जी, ये सभी लोग मंच पर आ जाएं और इनका मोमेंटो किसानों वाला। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर जेवर के किसानों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वाणिज्यिक उड़ानों की शुरुआत को ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यहां भारत के सबसे अधिक संभावनाओं वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में से एक है और इसकी सफलता के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा तथा किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब एयरपोर्ट्स निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ था तब उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के अधिकारियों को 100 दिनों के भीतर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य दिया था। हालांकि निर्धारित समय सीमा के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने स्वयं बैठक कर प्रक्रिया को गति दी और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसानों ने उन पर विश्वास किया और इसी विश्वास का परिणाम है कि परियोजना का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। और उन्होंने कहा है कि आज जेवर में इतिहास रचा गया है और यहाँ उपलब्धि, विकास, विश्वास और जन सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। भाइयों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जेवर के लिए, गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे प्रदेश और देश के एविएशन सेक्टर के लिए। जब भारत की सबसे अधिक संभावनाओं वाले एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है,
इसके पीछे प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर अभिनंदन भी करता हूं, खासतौर पर श्री धीरेन्द्र सिंह जी को, जिन्होंने इस कड़ी को जोड़ा। मुझे याद है जब हमारी कैबिनेट ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो मैंने गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को एक समय सीमा दी कि भाई 100 डे के अंदर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। 100 दिन पूरे हुए, वहां कोई कार्रवाई नहीं प्रारंभ हो पाई थी। कंपटीशन था। तो मैं वहां गया, मैंने बैठक ली, मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कोई प्रोग्रेस नहीं। और याद करिए, तब मैं वहां गया था और मैंने वहां के अन्नदाता किसानों के साथ एक बैठक ली थी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। 100 के आसपास किसानों को मैंने बुलाया था, और जब मैंने उनसे कहा कि भाई हमें एयरपोर्ट बनाना है, तो सचमुच वही मुझे सुनने को मिला था जो जयवीर सिंह जी ने यहां पे कही। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। सामने से मेरे सामने उत्तर आया कि हम जमीन नहीं देंगे। असमंजस की स्थिति थी। मैंने कहा हम लोग यहां पे विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हम नहीं देंगे। मैंने कहा देखिए, आपको 1 घंटे का समय दे रहा हूं, यह एयरपोर्ट आपकी तकदीर को बदल देगा। आए हुए उन सभी बुजुर्गों से मैंने अनुरोध किया। लखनऊ में बसपा सांसद दिनेश शर्मा ने AIMS प्रमुख असदुद्दीन अवैसी के बयानों पर पलटवार करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने बिहार और पश्चिम बंगाल की राजनीति का जिक्र करते हुए कई राजनीतिक टिप्पणियां की। दिनेश शर्मा ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी को पहले बिहार की राजनीति पर टिप्पणी करनी चाहिए, जहां उनके दल के विधायकों के दूसरी पार्टी में जाने का मामला सामने आया था। उन्होंने कहा कि बसपा में तृणमूल कांग्रेस के किसी विधायक या सांसद को अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया है। बसपा सांसद ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बसपा की विचारधारा को स्वीकार करना चाहता है तो उसका स्वागत है, लेकिन उन्होंने अवैसी की राजनीति की आलोचना करते हुए उन पर तीखा हमला बोला। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में बसपा आगामी चुनाव में अपने दम पर 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। ओवैसी को पहले बताना चाहिए कि उनके सांसद समाजवादी पार्टी के सहयोगी आरजेडी ने तोड़ दिए थे बिहार में, उसमें भी टिप्पणी करो ना। दूसरे बीजेपी ने तो किसी टीएमसी के किसी विधायक या सांसद को शामिल किया नहीं। अगर कोई बीजेपी की नीति रीति सिद्धांत पर समर्थन देना चाहता, अगर ओवैसी जी भी समर्थन देना चाहते हो कि बीजेपी का राष्ट्रवाद का जो चेहरा है, भारत माँ के स्वरूप का चेहरा है, उसका हम समर्थन करते हैं, तो उनका भी स्वागत हो सकता है। लेकिन वो तो आक्रांताओं के पोषक बन जाते हैं, आतंकवादियों के पोषक बन जाते हैं। इसलिए उनकी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, ना बीजेपी को जरूरत है, ना उत्तर प्रदेश को जरूरत है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने बल पे 2/3 से ऊपर बहुमत से 2027 में सत्ता में आएगी, और 2029 में भी एक बार हम लोग और बड़े बहुमत के साथ में प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। राजस्थान में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की टिप्पणी को
लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जयपुर में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद भैरवा ने गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। प्रेमचंद भैरवा ने कहा है कि अशोक गहलोत के अपनी राजनीतिक विचार हो सकते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाने की बात ना तो संविधान की मूल भावना के अनुरूप है और ना ही लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप। उन्होंने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र देश है जहां जनता अपने मताधिकार के माध्यम से फैसला करती है। और उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देश ने अतीत में आपातकाल का दौर भी देखा है जिसकी पीड़ा जनता ने महसूस की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस तरह के बयान दे रहे हैं जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। इस देश में बीजेपी को बैन कर दिया जाता, सीधे तौर पे बीजेपी पर सांप्रदायिकता की भावना के आरोप लगाए, तुष्टीकरण का आरोप लगाया। किस तरह देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, अशोक गहलोत जी के विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जिस भावना से वो बात कर रहे हैं, किसी भी पार्टी पे प्रतिबंध लगाना ये न तो मूल संविधान में है और न ही लोकतंत्र में। तो मैं मानता हूं कि इस तरह का बयान हमारी मूल भावना से परे है। और अगर इंदिरा गांधी जी ने थी, उस समय उन्होंने आपातकाल लगाया था, जिसमें उस समय देश किस तरह से लोग उस आग से झुलसे थे, कितने परेशान हुए थे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी जो माननीय सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल 12 साल का रहा, जब हमारा देश आर्थिक स्थिति से 12वें नंबर पे था, जो आज 4थे स्तंभ पे है। और इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे निर्णय लेकर ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आज हिंदुस्तान की जनता का सिर ऊंचा है और पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा है। इसलिए इस तरह की बात कहना, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी हम देश को सर्वोपरि रख के राष्ट्र निर्माण की भावना से काम करते हैं और पार्टी को सेकंड रखते हैं। जिस तरह से माननीय अशोक गहलोत जी जो बयान दे रहे हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई भी जन कल्याणकारी योजना बनाई है, चाहे हमारी राज्य सरकार ने बनाई है, उसमें जो भी योजना है उसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, सभी जाति के उसमें जो हमारे पीछे रह गए अंतिम छोर पे, उनको सबको लाभ मिल रहा है। इसलिए ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी सबके लिए एक योजना बनाकर उस व्यक्ति को आगे लाना चाहती है जो अंतिम पंक्ति में रह गया, और इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। राष्ट्र को प्रथम मान के एक राष्ट्र निर्माण की नीति तैयार करके राष्ट्र निर्माण करने का काम कर रही है। तो इस तरह के ये वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरह से अशोक गहलोत जी करते हैं, तो ऐसे बयान मैं मानता हूं कि ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल में कथित भारतीय घोटाले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच राज्य के मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया है। कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान निशीथ प्रामाणिक ने कहा है कि अभिषेक बनर्जी द्वारा किए गए कथित कार्य और उनके पीछे उद्देश्यों को लेकर सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को गलत दिशा में धकेला गया है और इस पूरे मामले की जांच से कई तथ्य उजागर हो सकते हैं। मंत्री ने कहा है कि उन्हें प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है तथा जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही है। उनका यहां बयान ऐसे समय आया जब टीएमसी संसद कथित भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हो रहे हैं।
देखिए, जो सब्जुडिस मैटर है उसके ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अभिषेक बनर्जी इतने अपराध किए हैं, इतने जो जिस तरह का कार्य उन्होंने किए हैं, उसके लिए मैं कहूंगा कि जो विचार व्यवस्था जो है वो निश्चित रूप से हम लोग उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, उसका तदन भी होगा और उस घटना के पीछे मोटिव क्या था वो भी सामने आएगा और निश्चित रूप से जो जिस तरह से पूरे यूथ को एक अंधेरे की ओर धकेला गया था पूरा तृणमूल जमाना, वो किस मोटिव से किया गया था वो भी सामने आएगा। एक के बाद एक, चाहे उत्तर भारत में मौसम लगातार करवट ले रहा है और भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश, तेज हवाओं और धूल भारी आंधी की संभावना जताई है। IMD के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। राजस्थान के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी आने की भी संभावना है। वहीं दिल्ली के लिए हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और राजधानी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है और IMD के अनुसार 18 तारीख से एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, जिसमें बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। दिल्ली में 20 और 21 तारीख को भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले कुछ दिनों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से लगातार पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होता रहा। उसके साथ ही कहीं ना कहीं हेलस्टॉर्म एक्टिविटी भी रहा। और अगर हम आज की बात करें, आज एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर है। उसके प्रभाव से प्लेन्स की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लिए आज के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। उसको देने का रीजन यही है कि आज भी जहां पटना में चर्चित खानसर कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रोशन आनंद ने कहा है कि उनके भाई की हत्या एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में कुछ लोगों की भूमिका रही है और जब उन्हें जेल भेजा गया उसी दौरान उनके भाई की हत्या कर दी गई। उन्होंने यहाँ भी कहा है कि उन पर लगाए गए फायरिंग के आरोप पर गलत है और रोशन आनंद का दावा है कि उनकी ओर से कोई फायरिंग नहीं की गई थी और CCTV फुटेज में वास्तविक घटनाक्रम देखा जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मामले में झूठ दावे किए गए हैं और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। रोशन आनंद ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ साजिश हुआ है, हमारे साथ साजिश हुआ है। हमारे भाई की हत्या फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है, साजिश है। और देखिए फैजल खान की अगर हम बात करें तो फैजल खान कितना झूठ बोला है, कितना झूठ बोला है, आप सोचिए कितना झूठ बोला है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 500 अंक हासिल करने वाले छात्रा चांदनी विश्वकर्मा से मुलाकात कर उनकी उपलब्धि की सराहना की और भोपाल में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे चांदनी विश्वकर्मा के घर उनके परिवार से मिलने पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि आर्थिक कठिनाई और गरीबी जीवन में बाधाएं जरूर पैदा करती है, लेकिन मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों के सामने हार मंजिल आसान हो जाती है। और मुख्यमंत्री ने चांदनी की सफलता को प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने छात्र और उसके परिवार को इस उपलब्धि के लिए बधाई भी दी। जो 12th बोर्ड में 500 में से 500 नंबर लेकर आई, ऐसी हमारी 494 ऐसे में से चांदनी विश्वकर्मा के घर में आज संपर्क करने, उनके परिवार से मिलने आया हूं। गरीबी कठिनाई भले ही हो, लेकिन हौसले की बुलंदी से हर मंजिल आसान होती है। हमारे राज्य के अंदर बेटी ने अपने बलबूते पर एक बड़ी मुकाम तक अपनी पहचान बनाई। मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूँ और जो वो कल्पना करें, जहाँ तक उनको जाना चाहे, हमारी सबकी दुआ है। सरकार की योजना बहुत आगे बढ़े, पापा भी मेरे साथ हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष के नगर भोपाल भगवान दास जी फरनानी विधायक जी के कार्यक्रम में आया हूँ। यहाँ के जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी और हमारे यहाँ के पार्षद आर.के. सिंह बघेल जी और हम सब ने मिलकर ये संपर्क अभियान पूरा किया। इस अवसर पर अंदर आने के लिए ईवी स्कूटर लेकर के अंदर आना पड़ा और अच्छा भी लगा। ईवी चलाने से न केवल पेट्रोल डीजल की बचत होती है, बल्कि भविष्य में कई प्रकार से और हमारे खर्चे बचाने का अच्छा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भाग्य संसदों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच राज्य सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने भाग्य संसदों के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी के भविष्य पर सवाल उठाए हैं। कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान दिलीप घोष ने कहा है कि कोई भी सांसद अपनी बात रखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से मिल सकता है और उन्होंने कहा है कि टीएमसी लगातार टूट रही है और उसका भविष्य क्या होगा, यहाँ आने वाले समय तय करेंगे। और दिलीप घोष ने कहा है कि यदि भागी संसदों को अलग पार्टी के रूप में मान्यता मिलती है तो वे उसी रूप में अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी के कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी से अलग होना चाहते हैं, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, कोई भी एमपी जाके स्पीकर से मिल सकते हैं, अपनी बात भी कर सकते हैं। क्यों मिले, क्या उद्देश्य था, क्या बातचीत हुई है तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात सही है कि बहुत कुछ चल रहा है अंदर अंदर। देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। पार्टी रोज टूट रही है टीएमसी, अब उसका भविष्य क्या है वो भी समय बताएगा। रहने की बात कल देखा गया है कि काफिली घोष जब निकली हैं। फिलहाल के इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहे हम बिल टीवी भारत।